Guys, today is 17 September. I invite everyone to the फिफ्थ लेक्चर फॉर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। हम लोग NB12 इंजीनियरिंग बैच के स्टूडेंट्स हैं, क्लास 12th में हम लोग हैं अभी, और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री टॉपिक का रिवीजन चल रहा है। तो ये एक पहला क्वेश्चन है, हम लोगों ने ये लास्ट टर्न पे डिस्कस भी किया था। एक बार इसको जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। नर्स्ट इक्वेशन पे बेस्ड ये क्वेश्चन है। ओके, तो इसमें इंपॉर्टेंट चीजें कुछ मैं बताना चाहूंगा कि जिंक के केस में स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, जिसको हम लोग SHE भी बोलते हैं, SHE एक्चुअली स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड होता है। तो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, तो उसको हम SRP भी बोल सकते हैं। आप बोलने के लिए उसको स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल भी बोल सकते हो, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ओके, सो दैट कैन बी स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, बट उसको SRP हम ऐसा बोलेंगे। और जिंक के SRP का वैल्यू क्वेश्चन में यहाँ पर मेंशन्ड है 0.76। जाहिर सी बात है कि अगर कॉन्सेंट्रेशन चेंज करते हैं हम लोग, तो SRP चेंज नहीं होगा, RP चेंज होगा। ओके, RP will change because reduction potential changes, रिडक्शन पोटेंशियल चेंज हो जाएगा। SRP चेंज नहीं होगा क्योंकि SRP में जो S है वो स्टैंडर्ड बताता है, एंड स्टैंडर्ड कंडीशन होता है 1। तो 1 मोलर के साथ में जो भी चीज आएगी उसको हम बोलते हैं SRP, और जो भी चीज 1 मोलर के अलावा आएगी उसको हम SRP नहीं बोलेंगे, उसको हम स्टैंडर्ड चीज नहीं बोल सकते, उसको हम लोगों को सिर्फ क्या बोलना पड़ेगा, RP बोलना पड़ेगा, रिडक्शन पोटेंशियल। फिर आप लोगों को ये चीज भी पता है, लास्ट टर्म्स पे हम लोगों ने डिस्कस किया था कि अगर कुछ मेंशन नहीं है तो हमें रिडक्शन पोटेंशियल अज्यूम करना है। तो अगर सिर्फ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल लिखा है तो सारी दुनिया किसके टर्म्स में बात करती है, पूरी दुनिया इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के टर्म्स में बात करती है। तो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जिंक का 0.76 है, तो 2 मोलर के केस में कितना हो जाएगा। तो ये लास्ट टर्न पे हम लोगों ने डिस्कस किया था। मैं चाहता हूं कि आप लोग इस क्वेश्चन को फिर से सॉल्व करें अभी। सो आई वांट द स्टूडेंट्स हु आर प्रेजेंट इन द क्लास टू सॉल्व दिस क्वेश्चन राइट नाउ इन द क्लास। जो लोग ये रिकॉर्डिंग से जुड़े हुए हैं, स्टूडेंट्स हु आर व्यूइंग दिस रिकॉर्डिंग ऑन यूट्यूब, आप लोग थोड़ा सा 10, 15, 20 सेकेंड्स लेक्चर को आगे स्किप कर सकते हैं। आई एम वेटिंग फॉर द स्टूडेंट्स हु आर देयर इन द क्लास टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। मैं चाहता हूं आप लोग ये क्वेश्चन फिर से दोबारा अभी ट्राई करें। नर्स्ट इक्वेशन का प्रैक्टिस क्वेश्चन है। नर्स्ट इक्वेशन ढूंढ के निकालो, लर्न किया होगा तो बहुत ही बढ़िया, नहीं लर्न किया है तो ढूंढो कहीं पे, आप लोगों के पास नोटबुक में लिखा होगा, मॉड्यूल में लिखा होगा, एंड उस इक्वेशन में वैल्यूज पुट करो। तो उसके लिए आपको रिएक्शन की रिक्वायरमेंट होगी, तो अपन रिएक्शन लिख देते हैं। रिडक्शन करवाते समय, रिडक्शन का मतलब होता है, क्या होता है रिडक्शन का मतलब, डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। तो ऑक्सीडेशन नंबर कब डिक्रीज होगा, अगर हम इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स ऐड कर देंगे तो ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज हो जाएगा। तो यहां पे हम लिखेंगे Zn। ठीक है, इससे थोड़ा बेटर हो जाएगा। ये होता है एक्वस एंड दिस इज सॉलिड। तो ऐसे ब्रैकेट लगा के अपन लिख सकते हैं सॉलिड। तो जो हम के लिखने वाले हैं, के होता है ना, या फिर क्यू जिसको हम बोलते हैं रिएक्शन कोशेंट। तो रिएक्शन कोशेंट कितना होता है, रिएक्शन कोशेंट होता है प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। ये वही क्यू है जो आप लोग नस्ट इक्वेशन में यूज करने वाले हो। तो P/R हो जाएगा इस केस में, P/R का वैल्यू कितना हो जाएगा, इस केस में P/R का वैल्यू हो जाएगा 1/2। ये 2 कहां से आया सर, इसका कॉन्सेंट्रेशन 2 मोलर गिवन था, और ये 1 कहां से आया सर, तो फॉर सॉलिड्स वी टेक एक्टिविटी एज यूनिटी। अब ये एक्टिविटी क्या है सर, एक्टिविटी मतलब वो चीज़ है जो अपन नर्स्ट इक्वेशन में या केमिकल इक्विलिब्रियम में लिखते हैं। एंड एक्टिविटी मतलब कुछ नहीं होता है, सिर्फ कॉन्सेंट्रेशन को ही अपन एक्टिविटी समझ के चले। तो लिक्विड्स के लिए एक्टिविटी होती है 1, सॉलिड्स के लिए लिक्विड्स के लिए एक्टिविटी होती है कॉन्सेंट्रेशन के इक्वल, सॉलिड्स के लिए एक्टिविटी होती है 1 के इक्वल, और गैसेस के लिए एक्टिविटी होती है पार्शियल प्रेशर। केमिकल इक्विलिब्रियम में पढ़ाया था ये। फॉर गैसेस द थिंग रिटन इन द फॉर्मूला फॉर के इक्विलिब्रियम, गैसेस के लिए इक्विलिब्रियम के फॉर्मूला में हम जो के लिखते हैं वो गैसेस के लिए प्रेशर लिखा जाता है, पार्शियल प्रेशर। लिक्विड सॉल्यूशंस के लिए कॉन्सेंट्रेशन लिखा जाता है, एंड फॉर सॉलिड्स इट इज रिटन एज 1 यूनिटी। तो ये इंफॉर्मेशन सफिशिएंट है, आप लोग इसको ट्राई करें। वक्त दिया जा रहा है ये क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के लिए। दीज आर रिविजन क्लासेस, सो दीज आर प्रैक्टिस क्लासेस फॉर ऑल ऑफ यू। तो इसमें बैठ के अपन प्रैक्टिस करेंगे। आंसर आ जाए तो हाथ उठा सकते हैं।
वेलकम टू द क्लास श्रुति। हम लोग 5th लेक्चर कर रहे हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का, एंड आज वाले क्लास में हम नर्स्ट इक्वेशन का प्रैक्टिस करेंगे और फैराडेज लॉस पढ़ने वाले हैं। आई थिंक श्रुति ने इससे पहले कोई लेक्चर ज्वाइन नहीं किया है। श्रुति, आप अनम्यूट कर सकते हैं खुद को। आई वुड लाइक टू टॉक टू यू। श्रुति चली गई, कोई बात नहीं। तो जो स्टूडेंट्स क्लास में हैं, कुछ इंटेंशन से ही आप लोग क्लास में आए होंगे, कुछ सीखने के इच्छा से, कुछ पढ़ने की इच्छा से आप लोग आए होंगे। तो मैं चाहता हूं कि आप लोग ये क्वेश्चन सॉल्व करें जल्दी से, और आंसर आने के बाद हाथ उठा के बताएं कि आपका आंसर आ गया। हर्षिता कोठारी, प्लीज अनम्यूट। सर 0.769। 0.769 करेक्ट आंसर हर्षिता। हर्षिता, ये आपने अभी सॉल्व किया? डिड यू सॉल्व दिस क्वेश्चन राइट नाउ इन रियल टाइम? सॉरी, प्लीज अनम्यूट। ओके ओके, वेरी गुड, ठीक है, करेक्ट आंसर। आई विल क्लियर दिस एंड अब इसका सॉल्यूशन मैं प्रेजेंट करता हूँ। सो दिस इज द सॉल्यूशन फॉर दैट क्वेश्चन। 0.769 इज द करेक्ट आंसर। ये हमने लास्ट टाइम पे भी डिस्कस किया था। तो जो लोग चाहते हैं वो लोग ये सॉल्यूशन लिख सकते हैं या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगर आप स्क्रीनशॉट ले रहे हो तो प्लीज इंश्योर कि क्लास होने के बाद आप अपने नोटबुक में अपने हैंडराइटिंग में इसका सॉल्यूशन लिखें। खुद से लिखेंगे तो प्रैक्टिस होगा। स्क्रीनशॉट्स तो वैसे ही बहुत सारे फोन में पड़े रहते हैं। सो हम डिस्कस कर लेते हैं। ये जो ई नॉट वैल्यू है, ये ई नॉट वैल्यू क्या है? ये ई नॉट, अपन कलर चेंज करेंगे। सो दिस ई नॉट वैल्यू इज द वैल्यू ऑफ एसआरपी, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, बराबर। एसआरपी का वैल्यू है। और ये जो एन है वो एन क्या है? एन इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। एन इज द एन फैक्टर, मतलब वैलेंसी फैक्टर, विच इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द हाफ सेल। हाफ सेल रिएक्शन में कितने इलेक्ट्रॉन्स यूज हो रहे हैं? तो हाफ सेल रिएक्शन में 2 इलेक्ट्रॉन्स यूज हो रहे हैं। सर आपको कैसे पता चला? क्योंकि मुझे पता है कि जो जिंक है, जिंक के बारे में अगर अपन लिखने जाए तो उसका वैलेंसी 2+ होता है। तो अपन रिएक्शन लिख सकते हैं Zn2+ से वो चीज किस में कन्वर्ट हो रही है? Zn2+ से वो चीज जिंक में कन्वर्ट हो रही है, वो चीज रिड्यूस हो रही है, और रिड्यूस करने के लिए हमने उसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स ऐड कर दिए हैं। ठीक है, तो उससे मुझे पता चला कि n का वैल्यू 2 रहेगा। एफ फैराडे कांस्टेंट लर्न करना पड़ता है। ये क्वेश्चन में गिवन है, आर की वैल्यू लर्न करनी पड़ती है, और क्वेश्चन में कुछ कंडीशन मेंशन नहीं थी, तो टेम्परेचर को स्टैंडर्ड वैल्यू लेंगे, रूम टेम्परेचर 300 केल्विन। सारी वैल्यूज पुट करेंगे नर्स्ट इक्वेशन में, करेक्ट आंसर आएगा। श्रुति ने करेक्ट, सॉरी, हर्षिता ने करेक्ट आंसर दिया है। अगर किसी को कोई डाउट है तो वो हाथ उठा के पूछ सकते हैं। सिद्धांत, कोई डाउट प्लीज पूछ लो। गायत्री, एनी डिफिकल्टी? यू कैन आस्क इट राइट नाउ। प्रणव, अगर आपको कुछ पूछना है तो आप अभी पूछ सकते हैं। So I hope this is pretty clear. This is very easy. 10 सेकेंड्स दे देते हैं इसको लिखने के लिए। इसको लिख लो। नर्स्ट इक्वेशन का फॉर्मूला भी अगर याद आ रहा है तो बहुत बढ़िया, नहीं याद आ रहा है तो मैं ट्राई करता हूँ इधर लिखने का। E इज इक्वल टू ई नॉट लिखते हैं पहले तो, है ना। E इज इक्वल टू ई नॉट, फिर अपन क्या लिखते हैं? उसके आगे माइनस आता है, कुछ माइनस का टर्म लिखते हैं। माइनस 0.059 लिखा जाता है। माइनस 0.059, जीरो है वो, 0.059 डिवाइडेड बाय n इंटू लॉग ऑफ क्यू लिखते हैं अपन, बराबर। तो यहाँ पे लॉग ऑफ क्यू लिखना है मुझे, और ई नॉट माइनस 0.059 अपॉन एन। तो ये एक्चुअली थोड़ा लिखने में गलत नहीं हुआ है, थोड़ा ओरिएंटेशन गलत हो गया। ई नॉट माइनस ये वाली वैल्यू, ये क्या है? ये जो चीज़ मैंने लिखी है, इसी चीज़ को हम बोलते हैं नर्स्ट इक्वेशन। ध्यान दे कि जेई मेंस में, जेई एडवांस में इस कंसेप्ट पे क्वेश्चंस आते हैं और लोगों के करेक्ट भी होते हैं। तो आप लोगों के भी करेक्ट हो सकते हैं अगर आप कंसेप्ट ध्यान से लगाएंगे तो। और क्यू क्या होता है ये मैंने पिछले स्लाइड में बता दिया, पी बाय क्यू।
तो कुछ वैसे ही उन्होंने यहाँ पे सॉल्व किया है, पी बाई क्यू 1/2 आ गया और उससे सॉल्व कर लिया। लास्ट टाइम पे हमने देखा था कॉन्सेंट्रेशन अगर बढ़ गया तो के का तो ई नॉट का वैल्यू भी बढ़ गया। देखो इफ द कॉन्सेंट्रेशन इनके जब 1 मोलर था तो कितना था 0.76 था, अब 2 मोलर है तो कितना है 0.769 है, मतलब अप्रोक्सीमेटली 0.77 है। ओके, सो नाउ आई विल डिलीट दिस एंड आई विल प्रेजेंट द नेक्स्ट क्वेश्चन। प्लीज ट्राई दिस क्वेश्चन, इसको हम सॉल्व करेंगे। प्लीज ट्राई एंड देन यू कैन रेज योर हैंड्स टू गिव द आंसर। वैल्यूज ध्यान से पुट करें, रिएक्शन को देखें, n का वैल्यू 2 है। ओके, द वैल्यू ऑफ n इज 2 एंड Pb2 प्लस से Pb बना, Cd से Cd2 प्लस बना। एक चीज़ का रिडक्शन हो रहा है, एक चीज़ का ऑक्सीडेशन हो रहा है। रिएक्शन देख के हमें पता चलना चाहिए किसका रिडक्शन हो रहा है, किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो उसमें हेल्प कर देते हैं आप लोगों की। Pb से बना, सॉरी Pb2 प्लस से बना Pb, तो ये रिडक्शन हुआ क्योंकि ऑक्सीडेशन नंबर कम होता दिखाई दे रहा है। करेक्ट है, बहुत बढ़िया। और हमें Cd से चीज़ें बनती हुई दिखाई दे रही है Cd2 प्लस, तो ये वाली चीज़ क्या है, ये वाली चीज़ ऑक्सीडेशन है। तो ध्यान से अपन रिएक्शन लिखेंगे, हाफ सेल्स डेवलप करेंगे, n का वैल्यू लिखेंगे 2 क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे मेंशन्ड है। 2 प्लस से 0 बन रहा है और 0 से 2 प्लस बन रहा है, तो 2 और 2 का एलसीएम 2 ही होता है। लीस्ट कॉमन मल्टीपल लेते हैं, लीस्ट कॉमन फैक्टर लिया जाता है। ठीक है, प्लीज ट्राई करें। Sir, 0.3065. Sir, यस, 0.3065 राइट हर्षिता, यही बताया आपने। yes, sir. ओके, अब हम चेक करेंगे अभी ये क्वेश्चन को, मुझे करेक्ट आंसर पता नहीं है, सो आई विल ऑल्सो लुक इनटू दिस। ठीक है, तो इक्वेशन क्या लिखेंगे, इक्वेशन वही नर्स्ट इक्वेशन लिखनी पड़ेगी। नर्स्ट इक्वेशन लिखेंगे अपन और ये क्वेश्चन को अपन सॉल्व करेंगे। तो एक शॉर्ट में मैं रफ में ऐसा थोड़ा सा ट्राई कर देता हूँ, हिंट दे देता हूँ सबको, फिर बाद में सॉल्यूशन पुटअप करूँगा। तो E इज इक्वल टू ई नॉट माइनस, टेक्स्ट में राइट करना इजी होगा, 0.059 डिवाइडेड बाय n, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं अपन, और लॉग ऑफ। अब लॉग के अंदर क्या लिखना पड़ेगा वो चीज़ अपन ध्यान से देखें। तो हमेशा लॉग में प्रोडक्ट्स लिखते हैं, तो Pb लिखेंगे और उसको मल्टीप्लाई करेंगे Cd के कटायन के साथ में। ठीक है, और फिर उसके बाद में यहाँ अपन लॉग में डिवाइड करेंगे और डिवाइड करके नीचे क्या लिखेंगे अपन, नीचे लिखेंगे Pb का कटायन, Pb का कटायन, और उसको मल्टीप्लाई करेंगे Cd के सिंपल वाले के साथ में, और इसको यहाँ पे ऐसे प्रॉपरली प्लेस कर देंगे। और इधर अपन क्या लिखेंगे 0.059 बाय n, n मतलब यहाँ पे 2 है। और फिर ये पूरी चीज़ को अपन सॉल्व कर लेंगे। और ई नॉट सेल जो है वो स्टैंडर्ड वाली कंडीशन है, वो यहाँ पे गिवन है, और ई सेल अपने को फाइंड आउट करने के लिए बोला गया है। ठीक है, फिर इसमें जो सॉलिड वाले रहेंगे उनको 1 ले लेना, यूनिटी रहेगा Pb सादा वाला और Cd सादा वाला, और Cd का कटायन का कॉन्सेंट्रेशन क्वेश्चन में गिवन है, और Pb के कटायन का भी कॉन्सेंट्रेशन क्वेश्चन में मेंशन्ड है, तो उसके बेसिस पे अपन सॉल्व कर लेंगे। सो दिस इज द मेथड, ये मैंने आपको मेथड बता दिया।
अब मैं फाइनल आंसर पुट अप करता हूं, जिनको स्क्रीनशॉट लेना है वो ले सकते हैं। ओके, सो 0.3066 वोल्ट इज द फाइनल आंसर। हर्षिता आप एक बार फिर से बताएंगे आपने क्या आंसर बताया? सर 0.3065 मतलब वही है। वही है, मोर एग्जैक्टली सेम आंसर है, करेक्ट आंसर है आपका, वेरी गुड। सो ई सेल का वैल्यू जो मैंने बताया वैसे ही सॉल्व किया है इन्होंने भी यहाँ पे। तो पहले रिएक्शन क्वोशिएंट अलग से कैलकुलेट कर लिया और बाद में लॉग में पुट किया। ठीक है, तो क्या होता है कि अगर हम एक ही इक्वेशन में बहुत सारा सॉल्व करने जाए तो गलती होने के चांसेस होते हैं। तो आप लोगों के लिए सजेशन रहेगा कि क्यू का वैल्यू, रिएक्शन क्वोशिएंट का वैल्यू अलग से निकाल ले, उसको पुट कर ले लॉग में, और फिर बाद में ई सेल का इक्वेशन लिख ले। तो 0.3065 0.3066 एक ही बात है। सो दिस इज द करेक्ट आंसर। वेरी गुड हर्षिता। एंड बाकी लोग सॉल्यूशन लिख सकते हैं। अगर आपका भी आंसर करेक्ट आया तो दैट इज अ गुड थिंग। नहीं अगर करेक्ट आया है और नहीं समझ में आया तो पूछ सकते हैं। प्लीज आस्क इफ यू हैव एनी डाउट्स, एनी डिफिकल्टीज। सर क्यू कैसे निकला एक बार फिर से बताएं। यस गायत्री, क्यू कैसे निकाला हम एक बार डिस्कस करते हैं। तो उसके लिए अपन क्या करेंगे, ठीक है, यहाँ पे देख लो। क्यू जो होता है वो एक्चुअली क्यू होता है प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। ये चीज़ कहाँ पढ़ाई गई थी? ये चीज़ पढ़ाई गई थी केमिकल इक्विलिब्रियम में। ओके, याद करो कुछ ऐसा बताया गया होगा आपको। एक होता है इक्विलिब्रियम, के इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो वो क्या लिखते हैं अपन? सी टू द पावर सी, डी टू द पावर डी अपॉन ए टू द पावर ए, बी टू द पावर बी, बराबर। तो उसको बोलते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। अब उसी के जैसा और एक क्वांटिटी डिफाइन करते हैं जिसको हम बोलते हैं रिएक्शन कोशेंट। उसका एक्सप्रेशन भी वैसे ही रहता है, सी टू द पावर सी, डी टू द पावर डी अपॉन ए टू द पावर ए, बी टू द पावर बी। बट रिएक्शन कोशेंट डिफाइन होता है एट डिफरेंट पॉइंट्स ऑफ टाइम ऑफ द रिएक्शन। मतलब रिएक्शन कोशेंट कभी भी डिफाइन कर सकते हैं, और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट सिर्फ इक्विलिब्रियम पे डिफाइन होता है। ठीक है, अब वो जो Q का वैल्यू है तो वो वही हो गया सी टू दी पावर सी, डी टू दी पावर डी। मतलब अपन ने क्या लिखा? प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। अब ये जो रिएक्शन दिख रहा है इसमें प्रोडक्ट कौन कौन है? तो प्रोडक्ट है पीबी का सादा वाला और सीडी का कटायन वाला। तो वो लिख लेना। तो मैं लिख देता हूं इसको यहाँ पे, इज इक्वल टू, नहीं यहाँ नहीं लिखूंगा मैं, ठीक है यहाँ लिखते हैं, इज इक्वल टू पीबी का सादा वाला मल्टीप्लाइड बाय सीडी का मैं कटायन लिखना चाहूंगा यहाँ पे। वो जो 2+ है उसको सुपर स्क्रिप्ट में लिखना, ऐसा छोटा सा ऊपर लिखते हैं ना अपन चार्ज के जैसा। फिर ये चीज हो जाएगी, इसको अपन डिवाइड कर लेंगे, ऐसा डिवाइड कर लेंगे। फिर नीचे डिनोमिनेटर में वापस से अपन क्या लिखेंगे? अब डिनोमिनेटर में पीबी का कटायन आएगा क्योंकि वो रिएक्टेंट साइड है, और मल्टीप्लाई करेंगे सीडी के सादे वाले के साथ में। अब चारों की वैल्यूज अपने को पता है। क्वेश्चन में CD2+ का कॉन्सेंट्रेशन गिवन है, क्वेश्चन में Pb2+ का कॉन्सेंट्रेशन गिवन है, और क्वेश्चन में ये भी बताया गया है कि पीबी और सीडी सॉलिड होते हैं। नहीं भी बताया तो अपने को पता है, तो उनके लिए 1 ले सकते हैं। तो ये जो पीबी है, सादा वाला पीबी, इसके लिए 1 लिखना। जो सादा वाला सीडी है इसके लिए भी हम 1 सर लिख समझ। सकते हैं। ओके, वेरी गुड, गुड, वेरी गुड गायत्री। और भी अगर किसी को कोई डाउट है तो वो पूछ सकते हैं, और फिर इसको अपन सॉल्व कर लेंगे। इजी क्वेश्चन है। तो अब क्लास में हम लोग इजी क्वेश्चंस ले रहे हैं। जैसे ये टॉपिक अपना खत्म हो जाता है तो मैं आप लोगों से बुकलेट के क्वेश्चंस डिस्कस कराऊंगा, एंड आई एम होपिंग उसमें और भी जनता क्लास में अटेंड करेगी। नहीं आते हैं तो नहीं आते हैं, जो लोग क्लास आएंगे उन लोगों के साथ मैं बुकलेट डिस्कस करूंगा पेस का। पहले हम मेंस का बुकलेट डिस्कस करेंगे, तो इसी के साथ पैरेलली आप लोग पेस के बुकलेट से या जो भी स्टडी मटेरियल आपके पास है, सेफ हैंड्स का स्टडी मटेरियल अगर आपके पास है तो आप उससे भी सॉल्व कर सकते हैं। नस्ट इक्वेशन मैंने पढ़ा दिया है, आज फैराडेज लॉ पढ़ा दूंगा, तो फैराडेज लॉ तक के आप क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर सकते हैं। लेक्चर्स अटेंड करने के बाद अगर क्वेश्चंस का प्रैक्टिस किया तो उससे और ज्यादा अच्छे से पढ़ाई होता है। ठीक है, तो इसको डिलीट कर दे अपन, बहुत टाइम मिल गया इसको लिखने के लिए। अब कोई लिख रहा है क्या? अगर कोई लिख रहा है तो हाथ उठाओ। ठीक है, वेरी गुड। कोई नहीं लिख रहा है तो अपन आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पुट अप करते हैं। इसको ट्राई करेंगे। फाइंड द सिल्वर आयन कॉन्सेंट्रेशन, सेल पोटेंशियल गिवन है। हाँ, तो ये थोड़ा सा अलग टाइप का क्वेश्चन है। इसमें ये ई गिवन है सेल का,
और इसके बेसिस पे अपने को ई नॉट पता करना पड़ेगा पहले, और किसी का कॉन्सेंट्रेशन अपने को पूछा गया है। तो आप लोग क्या करो, सबसे पहले ई नॉट पता करो और फिर नर्स्ट इक्वेशन में जो जो पता है उसको पुट करो, फिर उससे सिल्वर आयन कॉन्सेंट्रेशन हमें पता करना है। तो पहले हमें Q का वैल्यू पता करना है और Q का वैल्यू मिलने के बाद सिल्वर आयन कॉन्सेंट्रेशन का वैल्यू हमें मिलेगा। तो जनता इसको प्लीज ट्राई करें। जो लोग रिकॉर्डिंग सुन रहे हैं, ये थोड़ा अलग टाइप का क्वेश्चन है, इसमें ई नहीं पूछा गया है, ई गिवन है और किसी एक पर्टिकुलर चीज का कॉन्सेंट्रेशन पूछा गया है। तो दिस इज अ डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन। स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चन को सॉल्व करना है। पहले ई नॉट फाइंड करना है। ई नॉट आ जाए तो हाथ उठा के बता सकते हैं कि सर ई नॉट आ गया अपना। और 0.46 आएगा। ई नॉट का वैल्यू 1.46 आया। तो हर्षिता आप बताएंगे आपने कैसे सॉल्व किया, 1.46 कैसे आया? सर 0.46 0.46। 0.46, ठीक है। ये कैसे आया 0.46? सर पहले ई नॉट ऑफ रिडक्शन ऑफ कैथोड माइनस ई नॉट ऑफ रिडक्शन एट एनोड। करेक्ट। तो ई नॉट आर सी माइनस ई नॉट आर ए इज इक्वल टू ई नॉट ऑफ द सेल, इज बराबर। इक्वल टू ई नॉट ऑफ सेल। वेरी गुड। तो हर्षिता आप मुझे बताएं कि आपको कैसे पता चला कि कॉपर कैथोड बनेगा या कॉपर एनोड बनेगा, ये कैसे पता चला आपको? क्योंकि क्वेश्चन में तो सिर्फ कॉपर सिल्वर इलेक्ट्रोकेमिकल सेल गिवन है। सर जिसका ई नॉट बड़ा होता है वो कैथोड बनता है और जिसका ई नॉट छोटा होता है वो एनोड बनता है। वेरी गुड। जिसका ई नॉट का वैल्यू बड़ा है वो कैथोड बनेगा और जिसका ई नॉट का वैल्यू छोटा है वो एनोड बनेगा, तभी वो सेल स्पॉन्टेनियस हो पाएगा। अब क्योंकि हमें क्वेश्चन में प्रॉपरली गिवन है कि सेल पोटेंशियल पॉजिटिव है, देखो ये वाला सेल पोटेंशियल उन्होंने पॉजिटिव दिया, विच मीन्स कि जो ई नॉट वाला सेल पोटेंशियल होगा वो भी बाय डिफॉल्ट पॉजिटिव ही आने वाला होगा। तो वो पॉजिटिव लाने के लिए जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा उसको रिड्यूस कराओ और जिसका रिडक्शन पोटेंशियल कम उसको ऑक्सीडाइज कराओ। तो रिड्यूस कौन होगा? एजी रिड्यूस होगा। तो हर्षिता ने करेक्ट आंसर दिया है। आई विल मेंशन दैट ओवर हियर। क्या आंसर दिया हर्षिता ने? ई नॉट का वैल्यू बताया और 0.8 माइनस 0. इसको ऐसे लिख देते हैं, 0.8 माइनस 0.34 इज इक्वल टू 0.46 आएगा, 0.36 आएगा, 4 5 6 7 8, 0.46 करेक्ट आंसर। तो दिस इज द वैल्यू ऑफ ई नॉट। ओके, अब आगे का ट्राई करें। अब नर्स्ट इक्वेशन लिखो, उसमें ई का वैल्यू डालो, ई नॉट का वैल्यू डालो और क्यू फाइंड आउट करो। एन का वैल्यू लिखते वक्त ध्यान रखना,
चलो सॉल्व करते हैं अपन। E इक्वल्स E नॉट माइनस 0.059 बाय n मल्टीप्लाइड बाय x से मल्टीप्लाई तो बेटर है log ऑफ q कैपिटल। ठीक है, इधर डिवाइड करेंगे। हाँ भाई, कोई बताएगा इसमें n का वैल्यू कितना लेंगे? सिद्धांत आप ट्राई करेंगे n का वैल्यू फाइंड आउट करने का? सर 2। राइट अर्शिता, करेक्ट आंसर 2। ठीक है सिद्धांत, कैन यू प्लीज अनम्यूट? यस सर आप सोच पाएंगे, आप बता पाएंगे कि ई नॉट का मतलब n का वैल्यू 2 कैसे आया? नो, मुझे समझ नहीं आया। अच्छा, Ag में Ag वाली जो हाफ रिएक्शन है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर हो रहा है? +1 +1, एक इलेक्ट्रॉन उसमें देना है। और Cu वाले में कितने इलेक्ट्रॉन्स देने हैं? -2 -2, वेरी गुड। तो 2 और 1 इन दोनों का एलसीएम कितना होता है? हाँ समझ 2 2 होता है, इसलिए n फैक्टर 2 आया। समझा अभी? हाँ समझा। ओके, म्यूट कर लो। थैंक यू। ठीक है, तो अभी इसको सॉल्व कर लेते हैं अपन। तो बताओ भाई, किसी का आंसर आएगा? फाइनल आंसर बताने के लिए हाथ उठाए पहले, रेज योर हैंड एंड देन गिव मी द आंसर। किसी का आंसर नहीं आया? मैं बताऊं? चलो मैं ही बताता हूँ। तो ई की जगह लिखना, ई की जगह लिखना 0.422। प्लीज वेट, यस, ई की जगह लिखना 0.422 0.422 माइनस 0.46 इज इक्वल टू माइनस ऑफ 0.03 मल्टीप्लाइड बाय log q, ब्रैकेट log q। ठीक है, सब लोग ध्यान से देखेंगे। ये 0.422 आया E की जगह पर, ये 0.46 आया E नॉट की जगह पर। तो इक्वल टू के लेफ्ट में ले जाएंगे, सो देन दिस विल बिकम -0.46। ध्यान से देखो कि ये माइनस अभी भी मेंटेन है, तो उधर भी मैंने माइनस मेंटेन रखा, नहीं तो क्वेश्चन गलत होने का चांस होता है। अपने को क्या लगता है, अरे यार ये तो निगेटिव आ गया, कुछ तो भी गलती हो गई होगी अपनी, अपन उसको पॉजिटिव बना देते हैं। ऐसा ना करें, यहाँ पे निगेटिव आएगा और ये निगेटिव एक दूसरे को अपने आप कैंसिल कर जाएंगे। तो 0.466 माइनस 0.422 ये अपने को सॉल्व करना पड़ेगा। तो मैं तो लाइफ में इतना एफर्ट मारूंगा नहीं, इसलिए मैं कैलकुलेटर पे सॉल्व कर लूंगा। 0.038 आ गया ये। सर -0.38। यस, माइनस 0.038, राइट? सर -0.38 आता। नहीं, मेरे सामने कैलकुलेटर है, एक बार चेक करो आप। हाँ 0.38 है। 0.038, ओके, इज इक्वल टू माइनस 0.03 मल्टीप्लाइड बाय log q। ये मैथ्स में जो स्टार बनाते हैं ऊपर, वो मल्टीप्लिकेशन का सिंबल जैसा यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो अब अपने को माइनस माइनस कट हो जाएगा, और ये 0.03 भी अपन इधर लेके जा सकते हैं। तो 0.038 डिवाइडेड बाय 0.03, ये आ गया 1.2। तो log ऑफ q आ गया 1.26। ठीक है, तो उससे q निकाल लेंगे, तो विल बी इक्वल टू 10 की पावर 1.26। ठीक है, तो फिर उससे सॉल्व कर लेना। उससे क्या आएगा, q आएगा, q रिएक्शन कोशंट आएगा। फिर उस रिएक्शन कोशंट को अलग से सॉल्व करना पड़ेगा। उसमें Cu वाले का कॉन्सेंट्रेशन गिवन है 0.1, बराबर। तो उससे Ag का कॉन्सेंट्रेशन आएगा। तो इधर लेफ्ट साइड में मैं पिंक कलर में Q का इक्वेशन लिख रहा हूँ। Q के लिखते हैं अपन P डिवाइडेड बाय R, ऐसे लिखते हैं। तो Q इक्वल टू कितना हो जाएगा, प्रोडक्ट क्या है, हाँ अभी इसमें ध्यान से सोचना। Ag का क्या हो रहा है, Ag का रिडक्शन हो रहा है। तो रिडक्शन होने के बाद Ag का मिलता सादा वाला, लेकिन Cu का मिलता कटायन वाला। This whole thing now will be divided by Cu का सादा वाला मल्टीप्लाइड बाय Ag का कटायन वाला, लेकिन सिंगल पॉजिटिव। ठीक है, तो अपन सीक्वेंस देख ले। सबसे पहले मैंने ये रेड कलर वाला पढ़ा है, उसके बाद मैंने ये ब्लू कलर वाला पढ़ा है,
फिर मैंने ये पिंक कलर वाला पढ़ा है, और फिर ये वाली वैल्यू को यहाँ पे पुट करना, और ये अपना क्वेश्चन है, एजी प्लस का वैल्यू अपने को फाइंड आउट करना है। मैं चाहता हूँ कि जनता इसका आंसर, फाइनल आंसर तक पहुंचे, फाइनल आंसर तक निकाल के लाओ। हर्षिता आप ट्राई करो, आपकी शायद एक गलती हो गई थी 0.38 0.038 में, तो आप एक बार वापस 0.038 से सॉल्व करें। मैं कैलकुलेटर यूज कर सकता हूँ लेकिन आप लोग नहीं। सर 10 की पावर -2.226। मुझे भी आंसर पता नहीं है तो अपन चेक करेंगे। ओके, आप आपका आंसर नोटबुक में लिख के रखो। ठीक है, ये स्टेप्स जिनको चाहिए वो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, लिख सकते हैं। जिनको स्टेप्स चाहिए स्क्रीनशॉट ले लो, अपन आगे बढ़ते हैं। नाउ आई विल पुट अप द सॉल्यूशन फॉर दिस। ये मैंने सॉल्यूशन डाल दिया। हाँ, तो हर्षिता का आंसर आया था 10 टू द पावर माइनस 1.2 आया था, 1 या 2.2 आया था हर्षिता? -2.2। -2.2। हाँ, तो अपनी कुछ तो भी गलती हो रही है, बराबर है। ये देखो, ये यहाँ पे प्रोजेक्ट करते हैं गाइस, प्लीज बैठोगे। ये जो गलती हो रही थी, ये पूरा चला गया है ना जो लिखा था। याद है हमने लिखा था Q इज इक्वल टू P डिवाइडेड बाय R। तो P की जगह अपन ने क्या लिखा था? P की जगह अपन ने लिखा था AG का सादा वाला मल्टीप्लाइड बाय CD का 2+ वाला, बराबर। और फिर उसको अपन ने डिवाइड किया था, ऐसे डिवाइड किया था। और फिर डिनोमिनेटर में अपन ने क्या लिखा था? CD का सादा वाला मल्टीप्लाइड बाय AG का सिंगल पॉजिटिव वाला। तो एक्चुअली ये जो AG का सिंगल पॉजिटिव वाला है, इसका स्क्वायर लेना पड़ेगा ना, क्योंकि रिएक्शन क्या बन रही है? देखो, रिडक्शन हाफ की रिएक्शन क्या है? Ag प्लस इलेक्ट्रॉन गिव्स Ag। ऑक्सीडेशन हाफ की रिएक्शन क्या बन रही है? CD गिव्स CD 2+ इलेक्ट्रॉन्स, बराबर। तो ऊपर वाली रिएक्शन को अपने को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तभी जाके अपन वो दोनों रिएक्शंस को ऐड कर पाएंगे और इलेक्ट्रॉन्स माइनस आउट हो जाएंगे। क्योंकि ऊपर वाली रिएक्शन को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो वो जो कोएफिशिएंट रहता है वो पावर में जाता है। याद करो, Q इज इक्वल टू C टू द पावर C D टू द पावर D अपॉन A टू द पावर A B टू द पावर B। तो यहाँ पे भी पावर में 2 जाएगा और ये AG के लिए भी पावर में 2 जाएगा। अब AG का वैल्यू ही 1 है, वो तो यूनिटी है, तो उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन यहाँ पे फर्क पड़ेगा। इसलिए आंसर में 2 का फैक्टर का फर्क आ रहा है हमारे और करेक्ट आंसर के। हर्षिता कमेंट करे। यस सर, तो फिर चमका नहीं, आंसर 10 टू द पावर -1.3 हो जाएगा। हाँ तो चमका ना आपको? 1.13। हाँ 1.13। हाँ सर। वेरी गुड, वेरी गुड। तो बाकी लोग भी ध्यान दें इस चीज को। जब मैंने इक्वेशन लिखा था Q का, तो मैं भी ये 2 वाला फैक्टर लिखना भूल गया था, तो आप लोग उस चीज का ध्यान रखें। आप लोगों के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। जब हम रिएक्शन लिखते हैं तो पूरी तरह से बैलेंस करते हैं, और बैलेंस करने के बाद ही रिएक्शन कोशंट, बैलेंस करने के बाद ही रिएक्शन कोशंट Q लिखा जाता है। आई होप जनता को समझ में आ रहा है। ठीक है, मजा नहीं आ रहा होगा, बट आई जस्ट होप कि जनता को बोर नहीं हो रहा है। कुछ ना कुछ आज की क्लास से नया सीख के लेके जाएंगे। नहीं भी कुछ सीख के लेके गए तो भी एटलीस्ट केमिकल इक्विलिब्रियम का एक कंसेप्ट तो रिवाइज हो गया, जिसमें रिएक्शन कोशंट के बारे में अपन ने बात की थी। ठीक है, तो जो लोगों को सही में लगता है कि हमारा अच्छे से प्रिपरेशन होना चाहिए, वो लोग आज घर पे जाके 20 मिनट्स रिएक्शन कोशंट वाला आर्टिकल भी रिवाइज करेंगे। एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में गिवन है, और रिएक्शन कोशंट में 3 कंडीशंस होती है। एक तो होता है Q ग्रेटर देन K, दूसरा तो होता है Q लेस देन K,
और तीसरी कंडीशन होती है Q इज इक्वल टू K। तो रिएक्शन लेफ्ट की तरफ भागेगा या रिएक्शन राइट की तरफ भागेगा, ये हमें पता चलता है रिएक्शन कोशेंट से। तो आज ये आर्टिकल अपना रिवाइज हो गया। अब जो लोगों को इंटरेस्ट है वो लोग घर पे जाके रिवाइज कर सकते हैं। 15 मिनट 10 मिनट थ्योरी पढ़ लेना, 4-5 क्वेश्चन सॉल्व कर लेना, उससे वो आर्टिकल अच्छे से रिवाइज हो जाएगा और अपने को याद रहेगा। ठीक है, तो दिस इज समथिंग विच यू कैन डू पैरेलली। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री तो हम कर ही रहे, पेस में जो आपके टॉपिक चल रहे वो तो हो ही रहे, बट बीच में आधे घंटे में 20 मिनट में एक केमिकल इक्विलिब्रियम का अच्छा आर्टिकल अपना रिवाइज हो जाएगा, जिसका नाम है रिएक्शन कोशेंट। एंड रिएक्शन कोशेंट अगर K से ज्यादा है तो रिएक्शन कहाँ जाएगा, बैकवर्ड की तरफ जाता है। मैं रिवाइज करा देता हूँ। तो इस कंडीशन में क्या होती है, रिएक्शन बैकवर्ड फेवरिंग होती है। दूसरी वाली कंडीशन में क्या होगा सर, ऑब्वियस बात है, ऊपर वाली कंडीशन में अगर आपने बैकवर्ड फेवरिंग लिखा है तो नीचे वाली कंडीशन में अपन फॉरवर्ड फेवरिंग लिख सकते हैं, बराबर। और फिर अगर ये दो समझ में आ गया तो थर्ड वाली जो कंडीशन है तो वो क्या है, थर्ड वाली कंडीशन है ऑलरेडी एट इक्विलिब्रियम कंडीशन, बेसन। तो ये Q इज इक्वल टू K मतलब रिएक्शन ऑलरेडी इक्विलिब्रियम कंडीशन पे है। ठीक है, तो यहाँ पे अपन ने छोटा सा केमिकल इक्विलिब्रियम का आर्टिकल रिवाइज कर लिया। चलो आगे। तो ये सॉल्यूशन है। हर्षिता को समझ में आ गया अपनी गलती क्यों हुई थी, आई होप बाकी लोगों को भी समझ में आ गया। गायत्री प्लीज ध्यान दो, यहाँ पे पहले अपन ने E0 निकाला 0.46 आ गया बराबर। ठीक है, फिर 0.46 माइनस 0.059/2 लॉग ऑफ 0.1 डिवाइडेड बाय Ag प्लस का स्क्वायर। तो इन्होंने Q अलग से नहीं निकाला, इन्होंने डायरेक्टली उसी इक्वेशन में सॉल्व कर लिया। और वो एंटी लॉग वगैरह लेना या 10 टू पावर माइनस लिखना अपने लिए सेम चीज है। MCQs में आंसर, MCQ का आंसर फाइनल आंसर भी रह सकता है 10 टू पावर समथिंग समथिंग, या एंटी लॉग के फॉर्मेट में भी रह सकता है, या ऐसा 0.07 भी रह सकता है। ठीक है, तो उस चीज को अपने को थोड़ा देखना पड़ेगा और वो चीज सॉल्व करनी पड़ेगी। एनी डाउट्स, एनी कंसर्न स्टिल हियर? किसी को कुछ पूछना है यहाँ तक? नहीं पूछना है, ओके नो प्रॉब्लम, वेरी गुड, वी विल मूव अहेड। हाँ, अब हम लोग क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स देखेंगे। तो आज हम लोगों को फैराडेज लॉ पढ़ना है, तो अभी अपन फैराडेज लॉ स्टार्ट करते हैं। सो दिस इज कॉल्ड एज क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। पिछला वाला जो आर्टिकल था दैट वाज क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट। नहीं एक्चुअली वेट, ये क्वालिटेटिव नहीं है, ये क्वांटिटेटिव है, पता नहीं यहाँ क्यों ऐसे हो गया। तो ये जो है ये क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट ये है, तो हम क्वांटिटीज के बारे में बात करेंगे। क्वालिटेटिव एस्पेक्ट मतलब डिपॉजिट होगा कि नहीं होगा, और क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट मतलब अगर डिपॉजिट होगा तो कितना डिपॉजिट होगा। तो नीचे का स्टेटमेंट मैं रीड कर रहा हूं, रिगार्डिंग द क्वांटिटीज ऑफ मेटल या फिर नॉन मेटल डिपॉजिटेड या फिर लिबरेटेड। तो जो मेटल का क्वांटिटी है वो कितना डिपॉजिट हो सकता है, या नॉन मेटल जो है जैसे हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन डिपॉजिट नहीं होता, वो गैस है तो लिबरेट होता है, इवॉल्व होता है। तो अपन बोलते हैं ना ऑक्सीजन गैस वाज लिबरेटेड एट द कैथोड, या ऑक्सीजन गैस वाज लिबरेटेड एट द एनोड, अपन जो भी बोलते हैं। तो मेटल के लिए लिखते हैं डिपॉजिटेड एंड नॉन मेटल के लिए लिखते हैं लिबरेटेड। ओके, solids are deposited on terminals, gases are liberated at terminals, metals can also be removed from the terminal and go into the solution as cation। तो मेटल के साथ क्या क्या हो सकता है, मेटल डिपॉजिट भी हो सकता है, या फिर कितना क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रोड, कितना क्वांटिटी ऑफ दैट टर्मिनल खत्म हुआ, ये भी क्वेश्चन बना सकते हैं। मार्केट से 10 ग्राम का इलेक्ट्रोड लेके आए थे, 10 मिनट तक के रिएक्शन कराई, तो कितने ग्राम का इलेक्ट्रोड बचेगा, ऐसे क्वेश्चंस अपन सॉल्व कर सकते हैं। उसके लिए हम यूज करते हैं फैराडेज लॉज। तो फैराडेज लॉज से हमें क्वांटिटीज के बारे में पता चलता है, इसमें हम ग्राम्स के या वेट के टर्म्स में बात करते हैं। ठीक है, तो गैसेस जो है वो लिबरेट होते हैं टर्मिनल्स पे, और सॉलिड्स जो है वो डिपॉजिट होते हैं, और सॉलिड्स डिपॉजिट होने के साथ साथ गो इनटू द सॉल्यूशन भी हो सकते हैं एज कायंस। पार्ले जी बिस्किट वाला एग्जांपल, ZnCu वाला डैनियल सेल का एग्जांपल याद ले। ठीक है, तो आगे बढ़े फिर। तो फैराडेज लॉ है, ये स्टेटमेंट्स मैंने एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक से उठाए हैं, तो मैं रीड करता हूँ और एक्सप्लेन करता हूँ। फर्स्ट लॉ ऑफ फैराडे, द अमाउंट ऑफ केमिकल रिएक्शन व्हिच ऑकर्स एट एनी इलेक्ट्रोड ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस बाय अ करंट इज प्रोपोर्शनल टू द क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास्ड थ्रू द इलेक्ट्रोलाइट। वो जो इलेक्ट्रोलाइट है वो या तो एक्वस सॉल्यूशन या कोई भी सॉल्यूशन हो सकता है, या फिर मोल्टन फॉर्मेट में हो सकता है। सॉलिड फॉर्मेट में सॉल्ट्स
इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते। Quartz do not conduct electricity in the solid format. Okay. अब फर्स्ट लॉ बड़ा ही सिंपल सा लॉ है, कॉमन सेंस वाली बात है अगर आप थोड़ा सा सोचे तो। अब जितनी ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी होगी उतना ज्यादा केमिकल रिएक्शन होगा, कॉमन सेंस। मोर इज द क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, मोर विल बी द अमाउंट ऑफ केमिकल रिएक्शन विच विल हैपन। बराबर, कम इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे तो कम केमिकल रिएक्शन होगा। ठीक है, सो दिस इज द फर्स्ट लॉ। नाउ द सेकेंड लॉ, amount of different substances liberated by the same quantity of electricity passing through the electrolyte solution are proportional to their chemical equivalents. सेकेंड लॉ थोड़ा सा स्टेटमेंट बड़ा है लेकिन है वो भी कॉमन सेंस वाला ही। अगर दो इलेक्ट्रोड्स में से सेम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास हो रही है तो जिसका केमिकल इक्विवेलेंट ज्यादा होगा उसका क्वांटिटी डिपॉजिटेड या उसका क्वांटिटी लिबरेटेड ज्यादा होगा। ठीक है, तो अब इसमें मैं आप लोगों को एक एग्जांपल देने वाला हूं। ठीक है, सब लोग ध्यान से सुनेंगे इस एग्जांपल को और इस पर फोकस करेंगे। अपने पास में दो स्टूडेंट्स है, एक है चिंटू और एक है मिंटू, और इसके साथ में एक अपने पास बालिका भी है तो उसका नाम हम लिखते हैं चिंकी। ठीक है, तो इमेजिन करो कि हमारे पास में तीन स्टूडेंट्स है, चिंटू, मिंटू एंड चिंकी। अब चिंटू और मिंटू को कंपेयर करते हैं। पहले चिंटू क्लासेस ज्यादा अटेंड करता है, जो ऑनलाइन लेक्चर होते हैं, तो चिंटू ने नंबर ऑफ ऑनलाइन लेक्चर्स ज्यादा अटेंड किए एज कंपेयर टू मिंटू। चलेगा सबको? तो किसने ज्यादा पढ़ाई की? चिंटू ने ज्यादा पढ़ाई की। क्यों सर, ऐसा क्यों? क्योंकि अगर उसने ज्यादा क्लासेस अटेंड किए तो जाहिर सी बात है थोड़ा तो होमवर्क ज्यादा किया होगा। 1 घंटे का, 1.5 घंटे का, 2 घंटे का लेक्चर है, 10 मिनट तो थोड़ा ध्यान दिया होगा उसने। तो देयरफॉर करंट पास्ट अगर ज्यादा है, नंबर ऑफ लेक्चर्स अगर ज्यादा है तो रिएक्शन ज्यादा होगी। नंबर ऑफ लेक्चर्स ज्यादा, पढ़ाई का टाइम ज्यादा, क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ज्यादा तो अमाउंट ऑफ केमिकल रिएक्शन ज्यादा। तो चिंटू की पढ़ाई ज्यादा हुई मिंटू से क्योंकि चिंटू ने लेक्चर्स ज्यादा अटेंड किए। ठीक है, लॉजिकल है। अब दूसरा लॉ देखते हैं। अब अपन मिंटू और चिंकी को कंपेयर करेंगे। मिंटू और चिंकी को कंपेयर करेंगे तो मिंटू ने जितने लेक्चर्स अटेंड किए उतने ही लेक्चर्स चिंकी ने भी अटेंड किए, लेकिन चिंकी ने होमवर्क ज्यादा किया। तो होमवर्क करना खुद पे डिपेंड करता है। क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी मतलब जो कोचिंग की तरफ से लेक्चर्स लगाए गए हैं, और केमिकल इक्विवेलेंट वेट्स मतलब वो सब्सटेंस की खुद की प्रॉपर्टी है। अब चिंकी ज्यादा होमवर्क करती है तो वहां पे अमाउंट ऑफ डिफरेंट सब्सटेंस लिबरेटेड चिंकी के रिस्पेक्ट में ज्यादा होगा, मतलब चिंकी का रिजल्ट ज्यादा अच्छा आएगा। राइट? तो इसको ऐसे सोचो, चिंटू और मिंटू दोनों के लिए जिसमें इलेक्ट्रिसिटी ज्यादा उसका केमिकल रिएक्शन ज्यादा, और मिंटू और चिंकी इन दोनों के लिए दोनों को इलेक्ट्रिसिटी तो सेम दी लेकिन जिसने होमवर्क ज्यादा किया उसका डिफरेंट सब्सटेंस का लिबरेशन रेट ज्यादा। तो हम ये देख रहे हैं कि फर्स्ट लॉ में हमने क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी फिक्स कर दिया, सॉरी फर्स्ट लॉ में हमने क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी वेरी कर दिया, और सेकेंड लॉ में हमने क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कांस्टेंट रख कर केमिकल इक्विवेलेंट्स वेरी कर दिया। जिसका केमिकल इक्विवेलेंट वेट ज्यादा उसका सब्सटेंस का लिबरेट होने का प्रॉपर्टी, उसका सब्सटेंस का लिबरेट होने का क्वांटिटी ज्यादा। इन फैराडेज लॉ वी ऑलवेज टॉक अबाउट द क्वांटिटीज। तो ये दो लॉज में, इस स्टेटमेंट्स में कोई किसी को डाउट है तो हाथ उठा के पूछ सकते हैं। एनी डिफिकल्टीज इन दीज टू स्टेटमेंट्स? नहीं है तो आई होप आई हैव मेड माई सेल्फ क्लियर रिगार्डिंग दिस। सर काम की चीज बताओ, कहानी मत सुनाओ। काम की चीज ये फॉर्मूला है W = ZIT। अब ये जो ZIT है वो एक्चुअली अपन ऐसा भी लिख सकते हैं W = ZQ, where Q is the charge, charge is Q, और बाकी तो लिखा ही है मैंने यहाँ पे। I होता है करंट, T होता है टाइम, तो करंट इंटू टाइम चार्ज होता है, बराबर। चार्ज इज Q, ये Q स्मॉल Q कैपिटल Q देख लेना। कितना वेट डिपॉजिट होगा?
जितना करंट पास होगा उतना वेट डिपॉजिट होगा, या जितना पोटेंशियल होगा, जितना इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट होगा, जितनी कैपेसिटी होगी उतना वेट डिपॉजिट होगा। तो अपन इसको क्या समझे, वेट डिपॉजिटेड इज द रिजल्ट ऑफ द स्टूडेंट सोशल, रिजल्ट ऑफ द स्टूडेंट। ठीक है, वेट डिपॉजिटेड रिजल्ट ऑफ द स्टूडेंट है। अगर नंबर ऑफ लेक्चर्स, नंबर ऑफ लेक्चर्स मतलब हमारे केस में 4 सेम है, तो रिजल्ट डिपेंड करेगा, रिजल्ट किस पे डिपेंड करेगा, होमवर्क पे, होमवर्क पर रिजल्ट डिपेंड करेगा। मतलब इस केस में Z पर डिपेंड करेगा। ठीक है, और अगर Z सेम है, दो स्टूडेंट्स सेम क्वांटिटी का होमवर्क करते हैं, सेम क्वांटिटी होमवर्क करते हैं, तो जिसने ज्यादा लेक्चर्स अटेंड किए उसका रिजल्ट अच्छा आएगा। अब ये मैंने कहानी बनाई है, इसको कहानी के जैसे याद रखना, इसमें खुद का ज्यादा दिमाग मत लगाना। सर कोई स्टूडेंट ज्यादा होशियार रहा तो, फिर वो कम लेक्चर करके भी उसको अच्छे से समझ में आ गया तो, ठीक है, तो आपकी बात बराबर है, लेकिन ये एग्जाम्पल है, कॉन्सेप्ट नहीं है, याद रखने का तरीका है, हिंट है, एक ट्रिक है। ठीक है भाई। अब इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट कैसे निकालते हैं, जो Z होता है, Z इज इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट, Z बोलो E बोलो एक ही बात है। उसको अपन कैसे लिखते हैं, मॉलिक्यूलर मास अपॉन वैलेंसी फैक्टर, इसको इक्विवेलेंट वेट भी बोलते हैं। मॉलिक्यूलर वेट ग्राम मॉलिक्यूलर मास, इक्विवेलेंट वेट ग्राम इक्विवेलेंट मास, बराबर। ठीक है, तो इस स्लाइड में किसी को कोई डाउट? अरे वेट, ये जो Z है, ये Z और E एग्जैक्टली सेम नहीं है, इसको हटा ही देते हैं यहाँ से। Z और E में भी एक रिलेशन होता है, वो 96,500 वाला। जैसे जैसे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे वैसे वैसे समझ में आ जाएगा, ये बहुत ज्यादा डिफिकल्ट चीज नहीं है, सिंपल सिंपल कंसेप्ट है ये। इसको बोलते हैं फैराडेज लॉस, ये फर्स्ट फैराडेज लॉ है। किसी को कोई डाउट इसमें? नहीं डाउट है, बहुत बढ़िया। सेकंड लॉ देखो, W1/WT इक्वल टू E1/E2। ये जो सेकंड लॉ है ये पहले लॉ से डिराइव कर सकते हैं। स्टेटमेंट लिखे है, मैं पढ़ लेता हूँ। वेट्स डिपॉजिटेड ऑन द इलेक्ट्रोड्स, या फिर गैसेस लिबरेटेड, या फिर मेटल डिसॉल्व्ड इन द इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन होता है W। सेम क्वांटिटी ऑफ करंट शुड बी सप्लाइड टू बोथ। सेकंड लॉ वैलिड होने की कंडीशन, अगर करंट सेम है तो ही वैलिड होगा। दो लोगों को इक्वल नंबर ऑफ लेक्चर्स दिए, तभी जिसने ज्यादा होमवर्क किया उसका ज्यादा रिजल्ट आएगा, ऐसा अपन क्लेम कर सकते हैं। तो करंट सप्लाइड शुड बी इक्वल, सेम क्वांटिटी ऑफ करंट शुड बी सप्लाइड टू बोथ, बोथ को नहीं, यहाँ पे 1 और 2, W1/W2 is equal to E1/E2. So this is the second law of Faraday. The second Faraday's law है। If you have any doubts, any concerns, you can raise your hands. हाथ उठा के जनता डिफिकल्टी पूछ सकती है। किसी को कुछ पूछना है इसमें? प्रणव, आपको कुछ पूछना है? आपकी आवाज ही नहीं सुनी मैंने आज की क्लास में। सिस्टम चालू करके चले तो नहीं गए? प्रणव, आर यू देयर? कोई बात नहीं, गायत्री से बात की जाए। गायत्री समझ रहा है ना? यस सर, समझ रहे हैं। ओके, थैंक यू गायत्री। ठीक है, अपन आगे बढ़ते हैं। सेकंड लॉ, ये क्या लिखा है? सेकंड लॉ, सेम क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी मींस कनेक्टेड इन सीरीज। हाँ, ये भी अच्छा है। वो याद है आपको, रेजिस्टेंसेस वगैरह पढ़ाए होंगे, फिजिक्स में पढ़ाया गया होगा। ये ऐसा अगर लिखा है रेजिस्टर, प्लीज वेट गाइस, आई एम ड्राइंग समथिंग ऑन द बोर्ड। अगर ये ऐसा लिखा है तो इसको क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंसेस इन पैरेलल, बराबर। तो ऐसे वाले में फैराडेज सेकंड लॉ नहीं लगेगा। ये गलत नहीं है, लेकिन फैराडेज लॉ के लिए अप्लीकेबल नहीं है। फैराडेज लॉ के लिए क्या चाहिए अपने को, फैराडेज लॉ के लिए अपने को सीरीज में चाहिए, एक के बाद एक, एक के बाद एक रहेगा, तभी वो चीज का पोटेंशियल डिफरेंस डिस्ट्रीब्यूट होगा। मतलब चार्ज बैलेंस, सेम करंट पास होगा उसमें, सेम इलेक्ट्रिसिटी करंट विल पास थ्रू सीरीज। तो सीरीज में लगाना है इसको, ठीक है।
और ये पैरेलल सीरीज इलेक्ट्रिसिटी में, करंट इलेक्ट्रिसिटी में फिजिक्स वाले आराम से बैठ के पढ़ाते हैं, किरचॉफ्स लॉ वगैरह बहुत सारी चीजें उसमें डिस्कस की जाती है, ठीक है। तो सीरीज में अगर सेल प्रेजेंट है तो ही अपन फैराडे सेकंड लॉ लगा सकते हैं। सो दिस इज द कंडीशन फॉर सेकंड लॉ ऑफ फैराडे। ओके, आगे बढ़े, ठीक है। अब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। नहीं, अभी भी कुछ बात करनी बाकी है। यूनिट्स ऑफ चार्ज, चार्ज की यूनिट से ये देख लो यार, सिंपल सिंपल चीज है। फराड यूनिट का चार्ज होता है 96,500, ये कहाँ से आया? 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के चार्ज से आया। ये है एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज, दिस इज द चार्ज फॉर 1 इलेक्ट्रॉन, बराबर। यहाँ लिख देता हूँ मैं चार्ज, दिस इज द चार्ज फॉर 1 इलेक्ट्रॉन। और ये क्या है? ये नंबर ऑफ पार्टिकल्स या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लिख देते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 1 मोल। एक मोल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? एवोगैड्रो नंबर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इन दोनों को मल्टीप्लाई किया अपन ने कैलकुलेटर पे तो 96,485 ऐसा कुछ तो भी आता है। इसको राउंड ऑफ करके 96,500 लेते हैं, तो 1 फराड है वो। तो 1 फराड, फैराडे से आया 1 फराड इज इक्वल टू 9500 कूलम। सोचो, कूलम भी साइंटिस्ट था, फराड भी साइंटिस्ट था, लेकिन 96,500 कूलम्स आएंगे तब जाके एक फराड के इक्वल बनेगा। ओके, ठीक है, चले आगे। क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ये क्वेश्चन एनसीईआरटी से लिए गए हैं, तो मैं चाहता हूं कि अब सारे स्टूडेंट्स ये तीनों क्वेश्चंस ट्राई करें, तीनों का आंसर आने के बाद हाथ उठाएं। हो गया क्या सॉल्व? 3.10 डिस्कस करेंगे, आप लोग सॉल्व करें।
चलो डिस्कस करें क्या अपन? एटलीस्ट 3.10 किसी का आ गया हो तो बताए। प्लीज लेट मी नो इफ यू हैव सॉल्व्ड एटलीस्ट द 3.10 वाला क्वेश्चन। 2.3 into 10⁻22। इलेक्ट्रॉन फ्लो करेंगे, आप बताना चाहेंगे ये कैसे सॉल्व किया आपने? फर्स्ट Q equals to IT। करंट आई होता है तो चार्ज के, हाँ ठीक है, चार्ज इज क्यू, चार्ज होता है क्यू इज इक्वल टू आई मतलब करंट, और उसको अपन मल्टीप्लाई कर लेते हैं, मल्टीप्लाई का सिंबल टाइम के साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे, ब्रैकेट में टाइम लिख देंगे। वेरी गुड, फिर इसमें वैल्यूज पुट कर दी होगी आपने, बराबर? यस। सिंपल क्वेश्चन है, वेरी गुड सिद्धांत, गुड गोइंग। कितने इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहे होंगे, मतलब बेसिकली अपने को पूछा गया कि कितना चार्ज फ्लो कर रहा होगा। ठीक है, तो करंट कितना गिवन है यहाँ पे? करंट गिवन है 0.5। करंट इज 0.5 मल्टीप्लाइड बाय टाइम कितना गिवन है? 2 आवर्स। लेकिन 2 आवर्स को 60 से मल्टीप्लाई करो मिनट में कन्वर्ट हो जाएगा, और 60 से मल्टीप्लाई करो तो सेकंड में कन्वर्ट हो जाएगा 2 पॉइंट। ठीक है, तो ये कितना आता है ये मैं सॉल्व करके बताऊंगा अभी आपको। प्लीज वेट। 3600। वो तो 3600 है। अच्छा ये 3600 है, अरे सॉरी, अरे यार पता नहीं क्या हो रहा है मेरे साथ आज। तो ये तो वैसे ही कट गया, तो इसका वैल्यू एग्जैक्ट आ गया 3600। लेकिन ये जो 3600 है ये क्या है? ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स तो नहीं है, इतने कूलम करंट गया। तो 3600 कूलम, स्पेलिंग नहीं पता मुझे तो ऐसे ही लिखता हूँ, कूलम ऑफ करंट पास्ड थ्रू द वायर। अब इतने करंट से कि इतने कूलम से के रिस्पेक्ट में कितना चार्ज होगा, मतलब कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो उसमें हमें लगाना पड़ेगा यूनिटरी मेथड। बोर्ड पे राइट साइड में देखें, 1 इलेक्ट्रॉन के लिए चार्ज कितना होता है? 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम होता है। तो x इलेक्ट्रॉन्स के लिए कितना होगा? तो x इलेक्ट्रॉन्स के लिए 3600 कूलम ऐसा गिवन है। तो ये वाले इससे हमें x निकालना है, ये यूनिटरी मेथड बोलते हैं इसको। तो x की वैल्यू आ जाएगी, x का आंसर आ जाएगा 3600 लिखेंगे, और उसके नीचे अपन डिवाइड करके लिखेंगे, 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19। सिद्धांत आई अज्यूम आपने ऐसे ही किया होगा इसको सॉल्व। यस। ओके वेरी गुड सिद्धांत। तो बाकी लोग देख ले इस चीज को, इसको अपन ऐसे सॉल्व करेंगे और फिर इसका फाइनल आंसर आ जाएगा। तो वो भी बता ही देते हैं अभी। 3600 डिवाइडेड बाय 1.6, अरे यार 2.2 आ गया ये, 2.2 आ गया ये, इंटू 10 टू द पावर 3 इंटू 10 टू द पावर 19, ऐसा लिखेंगे अपन इसको। तो ये अपन ने सॉल्व कर लिया, फाइनल आंसर आ गया 2.2 इंटू 10 टू पावर 22। करेक्ट आंसर सिद्धांत। बाकी लोगों में से किसी को कोई डाउट है तो वो अभी पूछ सकते हैं। यू कैन आस्क द डिफिकल्टी राइट नाउ इफ यू हैव एनी कंसर्न्स टिल हियर। ओके 3.10 हो गया अपना, तो अपन आगे बढ़े। स्क्रीनशॉट ले लो, लिख लो, एंड आई वुड रिकमेंड कि लिख लो, लिख लोगे तो बेटर होगा। इसको लिख लेंगे तो बेटर हो जाएगा, थोड़ा जल्दी लिखो प्लीज। ठीक है अपन आगे बढ़ते हैं, इसको करते हैं डिलीट। अब अपन 3.11 देखेंगे, सजेस्ट अ लिस्ट ऑफ मेटल्स दैट आर एक्सट्रैक्टेड इलेक्ट्रोलिटिकली। तो एल्यूमिनियम वगैरह जैसे मेटल्स जो होते हैं वो सारे मेटल्स इलेक्ट्रोलिटिकली एक्सट्रैक्ट किए जाते हैं। मेटल्स ऑफ हाई रिएक्टिविटी, अब मेटलर्जी वाला टॉपिक आप लोगों ने पढ़ा होगा, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में नहीं पढ़ा होगा तो पढ़ाया जाएगा। उसमें 3 टाइप के मेटल्स हमें पता है, 9th में भी पढ़ाते हैं ये।
मेटल्स ऑफ हाई रिएक्टिविटी, मेटल्स ऑफ मीडियम रिएक्टिविटी एंड मेटल्स ऑफ लो रिएक्टिविटी। तो उसमें से जो मेटल्स ऑफ हाई रिएक्टिविटी वाले मेटल्स होते हैं उनको इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन से हम एक्सट्रैक्ट करते हैं। यहाँ पे एक्सट्रैक्शन की बात आ रही है, मतलब हम मेटलर्जी की बात करेंगे, ठीक है। सो दिस इज लाइक द एक्सप्लेनेशन फॉर 11th क्वेश्चन। 12th क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। आप लोग 12th क्वेश्चन सॉल्व करें, जिनका आंसर आ गया वो हाथ उठा के बता सकते हैं कि आंसर आ गया है। We will discuss the 12th question now. चलो डिस्कस करें। व्हाट इज द क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन कूलम नीडेड टू रिड्यूस 1 मोल ऑफ Cr2O7? बहुत इजी क्वेश्चन। तो जो Cr2O7 वाली चीज है, Cr2O7 2 माइनस, उसके साथ करस्पॉन्डिंग में कितने इलेक्ट्रॉन्स है? उसके 1 मोल के साथ करस्पॉन्डिंग में 6 इलेक्ट्रॉन्स है, बराबर। तो वहां पे रेशियो कितना बन रहा है? वी आर इंटरेस्टेड इन फाइंडिंग आउट द रेशियो। तो वहां पे क्या रेशियो 1.6 का बन रहा है? एक अनायन के साथ में 6 इलेक्ट्रॉन्स का रेशियो बन गया, तो 1:3 रेशियो अपन लेके चलेंगे। तो यहाँ पे 1:6 रेशियो लिया जाएगा। अब 1 मोल के लिए कितनी इलेक्ट्रिसिटी लगेगी कूलम्स में, वो पूछ रहा है, ठीक है। तो एक अनायन के रिस्पेक्ट में 6 इलेक्ट्रॉन्स थे, तो 1 मोल अनायन के रिस्पेक्ट में 6 मोल इलेक्ट्रॉन अपन लिख सकते हैं। तो 6 मोल इलेक्ट्रॉन्स मीन्स क्या मतलब होता है इसका? 6 × 6.02 × 10⁻23, ठीक है। सो दिस इज 3.6, ऐसा नहीं, ऐसा लिखूंगा मैं। तो दिस इज 3.6 into 10⁻24। ये क्या आ गया मेरे पास? ये मेरे पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ गया कि भाई इतने इलेक्ट्रॉन्स है, इतनी संख्या है इलेक्ट्रॉन्स की। अब अपने को इसका चार्ज निकालना पड़ेगा। नाउ वी हैव टू कैलकुलेट द चार्ज फॉर दिस। दिस इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ये क्या है? ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। अब इससे अपन चार्ज कैसे निकालेंगे? एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है 1.6 × 10⁻19। एक इलेक्ट्रॉन के साथ में चार्ज होता है 1.6 × 10⁻19, बराबर। तो हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन्स है? हमारे पास है 3.6 × 10⁻24। तो उसके साथ करस्पॉन्डिंगली कितना चार्ज आएगा? x। तो ये x हमारा फाइंड करना है। वी आर रिक्वायर्ड टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ दिस x। तो इसको मैं यहाँ पे सॉल्व करके बता देता हूँ। फाइनल आंसर बता दूं? डायरेक्ट फाइनल आंसर बता देते हैं। कैलकुलेटर लेंगे और बैठ के मल्टीप्लाई करेंगे। आप लोग खुद से ट्राई करेंगे। 3.6 × 1.6 5.76 होता है वो। तो फाइनल आंसर लिख देंगे 5.76 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻, कितना लिखना है पावर? 19, 20, 21, 22, 23, 24। 5.76 × 10⁵। इतनी इलेक्ट्रिसिटी लगेगी कूलम्स में। तो ये आंसर है कूलम में। इसको आप चाहो तो फैराड में भी कन्वर्ट कर सकते हो। फैराड मोल जैसा, कूलम एटम जैसा। छोटा वाला एटम, छोटा वाला कूलम, बड़ा वाला मोल, बड़ा वाला फराड। ओके, सो दिस इज 3.12। एनी कंसर्न्स, एनी डाउट्स? पूछना है किसी को इसमें? नहीं पूछना है? बहुत बढ़िया। आई होप आई हैव मेड माई सेल्फ क्लियर फॉर दीज 3 क्वेश्चंस। ये क्वेश्चंस कहाँ से लिए गए हैं? एनसीईआरटी के इन टेक्स्ट है, टॉपिक के बीच वाले क्वेश्चन है ये। आगे बढ़ते हैं।
अभी एनसीईआरटी का एक्सरसाइज का क्वेश्चन है 3.12, ये आप लोग अभी ट्राई करेंगे। प्लीज ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन नाउ। इसको सॉल्व करें जल्दी से। Raise your hands to give the answers. Please solve the three parts together and then we will discuss them together. सिद्धांत तीनों पार्ट सॉल्व हो गए? सर ये ऐसा है क्या कि मतलब रिडक्शन विल बी 3, so 3 into 96500. बस परफेक्ट, करेक्ट आंसर। 3 into 96500 करेंगे तो अपना आंसर आ जाएगा। एक्चुअली हो क्या रहा है इसमें, एक मोल 3+ वाली चीज को एक मोल इलेक्ट्रॉन लगेंगे। सोचो, एक कटायन को, इसके एक टुकड़े को Al3+ के एक कटायन को 3 इलेक्ट्रॉन लगते हैं, तो 12 कटायन को 12 इंटू 3 लगेंगे, तो 1 मोल कटायन को 1 मोल इंटू 3 लगेंगे। तो अपन यहाँ पे लिखते हैं अभी क्वेश्चन 1, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रिक्वायर्ड इज 3 इंटू 6 इंटू 10 टू द पावर 23, तो इतने इलेक्ट्रॉन्स लग जाएंगे। अब उस पे चार्ज कितना होगा, तो उस पे चार्ज होगा 3 इंटू 6 इंटू 10 टू द पावर 23 इंटू 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19। ठीक है, तो अब वैसे देखा जाए तो ये जो वैल्यू है, ये वैल्यू तो खुद 96,500 है ही ना, तो फिर इजी हो गया। तो क्वेश्चन 1 का सॉल्यूशन मिल गया 3 इंटू 96,500। तो सिद्धांत आपने जो समझा है बिल्कुल सही समझा है, तो करेक्ट आ गया आपका आंसर। 3 इंटू 96,500 हो गया पहले क्वेश्चन का आंसर। अब ऐसे ही सेकंड क्वेश्चन ट्राई करेंगे और ऐसे ही थर्ड क्वेश्चन ट्राई करेंगे। ठीक है, एवरीवन प्लीज ट्राई। हर्षिता, सेकंड आंसर बताएंगे आप? सो सेकेंड का 2 इंटू 96500। बहुत बढ़िया, सिंपल क्वेश्चन। जैसे ऊपर वाले में 3 से मल्टीप्लाई किया तो नीचे वाले में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। करेक्ट आंसर हर्षिता। अब जनता थर्ड क्वेश्चन ट्राई कर ले। सो थर्ड का भी आ गया 5 इंटू 96500। बहुत बढ़िया, थर्ड क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी है, उसमें चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर पता करना है। चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर कैसा रहता है, Mn2+ का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, +2 है, और वो जो MnO4- है उसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, उसका ऑक्सीडेशन नंबर है वो x लिखना है, x +7 आ जाएगा, वो कैलकुलेट कर लेना, आप लोगों को आता है वो, उसका डिफरेंस ले लेना। तो डिफरेंस कितना आ गया उसका, चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर आ गया 5, तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा 5 इंटू 96,500। ठीक है भाई, अब जो क्लास में स्टूडेंट्स हैं उनमें अगर किसी को कोई डाउट है इन 3 क्वेश्चंस में तो वो पूछ सकते हैं। जो लोग रिकॉर्डिंग देख रहे हैं वो लोग मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, कृपया करके कॉल ना करें, व्हाट्सएप पे मैसेज करो, मैं वहाँ पे रिप्लाई करूंगा। जो लोग क्लास में सुन रहे हैं वो लोग भी व्हाट्सएप कर सकते हैं।
तो हमने 3.12 क्वेश्चन सॉल्व कर लिया एनसीईआरटी एक्सरसाइज से। अपन अभी आगे बढ़ते हैं, डिलीट करें और एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हम अभी। 3.13 सॉल्व करेंगे। 1 सेकेंड गाइस, पीछे क्या था, पीछे चार्ज था, है ना। तो जो चार्ज अपन ने लिखा वो फैराड में लिखा, और यहाँ पे हाउ मच इलेक्ट्रिसिटी इन टर्म्स ऑफ फैराड इज रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस। तो ये भी क्वेश्चन वैसा ही है, अपने को फाइनल आंसर फैराड में ही देना है। तो फैराड में होता है चार्ज, लेकिन उसको इलेक्ट्रिसिटी इन फैराड भी बोल सकते, लिखा है ना, हाउ मच इलेक्ट्रिसिटी इन टर्म्स ऑफ फैराडे। फैराडे फैराडे ट्राई करें। दोनों पार्ट्स ट्राई करने के बाद रेज योर हैंड्स टू गिव द आंसर। चलो हो गया क्या भाई? सर इसमें हम यूनिटरी मेथड लगाएंगे क्या? मतलब जैसे कैल्शियम का है तो 2 फैराडे लगेगा हमें 40 ग्राम के लिए, तो 20 ग्राम के लिए 1 फैराडे। आप मुझे ये बताएंगे कि आपने 40 ग्राम के लिए 2 फैराडे क्यों बोला? सर क्योंकि वो Ca+2+2 इलेक्ट्रॉन्स विल गिव Ca। वेरी गुड, तो परफेक्ट परफेक्ट। रिएक्शन क्या चल रहा है यहाँ पे, सब लोग देखेंगे। Ca2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गिव्स Ca। तो एक कटायन को 2 इलेक्ट्रॉन लगते, बराबर है। तो 1 मोल, लिख रहा हूँ ऐसे, 1 मोल कटायन will require 2 मोल इलेक्ट्रॉन्स। तो हमारे पास कटायन कितना है, 20 ग्राम है ना। तो 20 ग्राम के लिए 0.5 मोल कटायन will require 1 मोल इलेक्ट्रॉन्स। अब 1 मोल इलेक्ट्रॉन को फैराड में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो उसका आंसर एग्जैक्ट 96,500 आ जाएगा। यहाँ पे अपन आंसर 96,500 लिख सकते हैं डायरेक्टली, बिना सोचे। बिना सोचे मतलब ये सोचा ना, ये सोचा तभी तो आंसर आया। ठीक है, ये हो गया फर्स्ट पार्ट। सेकेंड पार्ट ट्राई करें। सेकेंड पार्ट आंसर बताना चाहेगा कोई? सर 4.44F। 4.44F नहीं, 9500 कूलम, हाँ बराबर बराबर। तो एक्चुअली 9500 कूलम हो गया। इसमें आंसर अपना 1 फैराड रहना चाहिए। पहले वाले का आंसर 9500 नहीं आएगा, 1 फैराड ये आंसर आएगा। ठीक है, तो सेकंड वाले के लिए कितना लिखेंगे अपन? सेकंड वाले के लिए लिखेंगे 40, लेकिन उसको डिवाइड करना पड़ेगा 27 से, और उधर
कितने इलेक्ट्रॉन्स लगने वाले हैं उसको? उसको 3 इलेक्ट्रॉन लगने वाले हैं। सर आपको कैसे पता चला 3 इलेक्ट्रॉन्स लगने वाले हैं? तो Al जो रहता है, Al पे अपन चार्ज क्या लिखते हैं ऊपर? Al पे चार्ज 3+ लिखते हैं, बराबर। तो 40/27 इंटू 3, 1 जा 9 जा 1 9 27, 9 28। हर्षिता आपका आंसर क्या है? सर 4.44। ऐसे ही आया क्या? हाँ 4 9 36, हाँ बराबर बराबर, 4 9 36, 4.44 फराड। तो 4.44 फराड लिखो या फिर उसको 96,500 से मल्टीप्लाई करके कूलम लिखो, एक ही बात है। लेकिन क्योंकि क्वेश्चन में अपने को फराड के टर्म्स में पूछा है तो अपन फराड में आंसर रिपोर्ट करेंगे। तो लगभग 4.5 फराड लगा 40 ग्राम एल्यूमिनियम को डिपॉजिट करवाने के लिए। तो सोचो अगर अपने पास एल्यूमिनियम का बहुत बड़ा Al2O3 का बहुत बड़ा स्टॉक है और उसमें से 40 ग्राम एल्यूमिनियम निकालना है, तो कितनी इलेक्ट्रिसिटी देनी पड़ेगी? अबाउट 4.5 फराड देंगे, 4.44 फराड देंगे, तो अपना काम बन जाएगा। ठीक है, तो एनी डाउट्स क्लियर? यहाँ तक किसी को कुछ पूछना है? कोई कुछ शेयर करना चाहता है मेरे साथ? कोई कुछ डिस्कस करना चाहता है मेरे साथ यहाँ पे? चाहता है या चाहती है, वॉट एवर द केस में भी? नहीं है? नो डाउट्स, नो कंसर्न्स, वेरी गुड। तो अब अपन क्या करेंगे? नाउ विल स्टॉप फॉर द डे। 14, 15, 16, ये 14, 15, 16 आप लोगों के लिए होमवर्क है। प्लीज रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, मेरी सबसे हाथ जोड़ के विनती है, आप लोग इतना टाइम इन्वेस्ट कर रहे हो क्लासेस के लिए, तो थोड़ा सा टाइम होमवर्क के लिए भी इन्वेस्ट करो। और ये 15, 16, 14 तीन क्वेश्चन एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक से प्रैक्टिस करो, सॉल्व करो। अगर होता है तो पेस का मॉड्यूल भी सॉल्व कर सकते हैं। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में 3 आर्टिकल्स है। पहला इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, सादा वाला जो Zn कॉपर E0 निकालना, नर्स्ट इक्वेशन। दूसरा आर्टिकल फैराडेज लॉ, फैराडेज लॉ, और तीसरा आर्टिकल है कोलरॉस लॉ। नेक्स्ट वन पे हम कोलरॉस लॉ पढ़ेंगे। तो अब तक हमने 2/3 ऑफ द टॉपिक कवर कर लिया है। सो नाउ ऑल ऑफ यू आर इन अ पोजीशन टू सॉल्व द मॉड्यूल, टू सॉल्व द बुकलेट। आप बुकलेट सॉल्व कर सकते हैं, उसके डाउट्स भी हम रेगुलर क्लासेस में ही कवर करेंगे। हम लोग हफ्ते में एक बार मिलते हैं, और मैं चाहता हूँ कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पे सब स्टूडेंट्स को एकदम अच्छे से कॉन्फिडेंस आ जाए। और ये टॉपिक इंपॉर्टेंट भी है क्योंकि 12th क्लास का फिजिकल का इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सो विद दिस, आज का होमवर्क 14, 15, 16 ऑफ एनसीईआरटी, वी विल डिस्कस इट इन द नेक्स्ट क्लास। वी विल आल्सो बी डिस्कसिंग कोलरॉस लॉ। नेक्स्ट टाइम पे कोलरॉस लॉ पढ़ाया जाएगा। आफ्टर कोलरॉस लॉ वी विल डिस्कस द मॉड्यूल। ओके, सो विद दिस I take your leave. Thank you all. I will end the meeting now. Guys, please take care of yourselves.